दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्विज मास्टर में। जो कि मैंने पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि NCERT क्लास 6 to 12 शशि शरण द्वारा जो बुक प्रकाशित किया गया है उसी से क्वेश्चन लिया गया है। उसी से पहला चैप्टर हमने कंप्लीट करवाया है, जो कि खासकर BPSC टायर 4 के विद्यार्थियों के लिए रामबाण है। तो आज जुड़े रहें। जो भी विद्यार्थी मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें। पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, सौरमंडल में पृथ्वी। वो मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पर, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम डाला है। उस वीडियो में बहुत सारी गलतियां, जैसे कि स्पीड वगैरह या तो कुछ बोलने में हो सकता है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो आज मैं दूसरा वीडियो लाया हूँ। पहला वीडियो मेरा काफ़ी कम समय का था, तो आज थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, तो इसलिए तो आज हमारे साथ जुड़े रहें। क्लास 6 का जो कि मैंने पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी कंप्लीट किया है। आज उससे आगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, हमारा देश भारत, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आज क्लियर करने वाला हूं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा चैप्टर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हमारी पृथ्वी गोलाकार है। क्या हमारी पृथ्वी गोलाकार है? यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव में थोड़ी चिपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी के लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, जिस पर देशों, महाद्वीप तथा महासागरों को उनकी सही आकार दिखाया जाता है। तो बताएं आप इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो जैसा कि कथन 1 में हमारा पृथ्वी गोलाकार दिया हुआ है, जो कि गलत है। हमारा पृथ्वी गोलाकार नहीं है, चपटा है। तो ये वाला गलत हो जाएगा और बाकी दोनों कथन सही हैं। तो इसका हो गया 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वह 2 बिंदु जिनसे होकर सुइयां गुजरती है वो उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं। इसकी सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति उत्तर से दक्षिण की ओर घुमाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से पहला और दूसरा कथन सही है। कथन 1, इसमें एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। और कथन 2, ग्लोब पर वह 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वो उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं। क्योंकि आप ग्लोब ऐसे देख सकते हैं, ग्लोब कुछ इस तरह से होता है। ये उत्तर दक्षिण ध्रुव की बात हो रही है। ग्लोब की वह 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वो उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होती है। तो इसमें एक सुई झुकी अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। तो इसी प्रकार ये दोनों सही है। इसकी सुई की चारों ओर पृथ्वी के भांति उत्तर से दक्षिण की ओर घुमाया जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं, पूरब से पश्चिम की ओर घुमाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह कथन सही है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है, जो ग्लोब या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, तो केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त में ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं
कहा जाता है जिसे अंश में मापा जाता है। ये भी सही है। विषुवत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, जबकि विषुवत वृत्त में दो तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर के वृत्त की 1/4 है। तो ये वाला भी कथन सही है। तो इसका हो गया 1 2 3 1 2, ये वाला बिल्कुल सही है। अब आगे डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पूरा डिटेल में दिया गया है, आप इसे स्टडी वीडियो रोक के कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। ये तो सही है। 90 अंश दक्षिण अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। ये भी सही है। 90 अंश पूर्वी अक्षांश पूर्व ध्रुव को दर्शाता है। ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये दोनों कथन सही है और ये दोनों कथन गलत है। जो कि आपको पता है पृथ्वी ऐसे गोल है और ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री नॉर्थ को दर्शाता है, ये 90 डिग्री साउथ को दर्शाता है और बीच में विषुवत रेखा है और यहाँ कर्क रेखा है और यहाँ मकर रेखा है और यहाँ 90 डिग्री अंश पूर्वी अक्षांश को पूर्वी ध्रुव को दर्शाता है, जो कि नहीं, यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर है। तो इसलिए ये दोनों कथन गलत है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाएं को उत्तरी देशांतर कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित समानांतर रेखाओं को दक्षिण देशांतर कहा जाता है। उक्त में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए अब बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देशांतर रेखा, इक्वेटर लाइन, जो कि विषुवत रेखा है। विषुवत वृत्त के उत्तर सभी समानांतर रेखाएं को उत्तरी देशांतर कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित समानांतर रेखा को दक्षिणी देशांतर कहा जाता है। तो ये जो रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, ये जितने भी उत्तर में है तो उत्तरी देशांतर कहा जाता है, जितने भी दक्षिण में है उसे दक्षिण देशांतर कहा जाता है। क्वेश्चन कितना नंबर हो गया कंप्लीट? 6 नंबर। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित समांतर रेखाएं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। हाँ, ये तो सही बात है, यही तो हम बोल रहे हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर सभी समांतर रेखाएं उत्तर देशांतर कहला, अरे सॉरी, तो देशांतर नहीं, ये सारे रेखाएं जो कि है उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये जितने भी रेखाएं हैं ये उत्तर वाले सारे अक्षांश रेखाएं हैं और जितना भी ये नीचे वाले हैं ये सारे अक्षांश रेखाएं हैं। ये नॉर्थ वाले अक्षांश रेखाएं हैं, ये साउथ वाले अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ देशांतर रेखा लिखा हुआ है इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा और यहाँ पे ये कथन भी गलत हो जाएगा क्योंकि देशांतर की बात कर रहा है उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण में देशांतर रेखा नहीं है, बल्कि देशांतर रेखा कुछ इस प्रकार से होता है, जो समय की जो
को मापने का काम करता है। तो देशांतर रेखा पूरब से पश्चिम होता है, न कि उत्तर से दक्षिण, इसलिए दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? महाराष्ट्र में चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में स्थित है। क्या ये सही है? महाराष्ट्र में चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश पूर्व में स्थित है। ब्राजील में बेलो हॉरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ब्राजील में बेलो हॉरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश पश्चिम में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1 और 3, यानी गलत ऑप्शन है, यानी कि जो दिया है ये गलत है, तो गलत ही सही है। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में स्थित है, ये गलत है। ब्राजील में बेलो हॉरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में, ये भी गलत है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश पूरब में स्थित है, न कि उत्तर में। ब्राजील में बेलो हॉरिजेंटो विषुवत वृत्त के अंश पश्चिम में स्थित है, 20 अंश, न कि दक्षिण में। तो ये कथन सही है और ये कथन गलत है। गलत ही पूछा गया है, तो 1 और 3 ये वाला होगा। बाकी यहाँ डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो चलिए सुमेलित करते हैं। कर्क रेखा कहाँ पे है? तो ये है, सबसे पहले पृथ्वी बनाते हैं, और ये विषुवत रेखा है, और ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है, और उत्तरी ध्रुव उत्तर में है, दक्षिण ध्रुव दक्षिण में है। तो इसका कौन सा होगा? 1 का ख, 2 का कहाँ गया? 2 का ग, 2 का ग, 2 का ग, 3 का घ, 3 का घ, 4 का क, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी यहाँ दिया हुआ है, आप स्टडी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर रहता है। ये तो सही है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसमें उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये भी कथन सही है। तो चलिए इसका देखते हैं कौन सा आंसर होगा। 1, 2 और यहाँ इसमें क्या दिया है, एक और का है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर होता है। नहीं, 1 और 2 ही होगा, केवल 1 और 2। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन डी। केवल 3 यहाँ दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही, केवल 3, ये वाला सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। ये तो जाहिर सी बात है,
ये सही है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये भी सही है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान उच्च रहता है, इसलिए इन्हें उष्ण कटिबंध नहीं, ये तो गलत है, ये वाला गलत है। बाकी ये और ये सही है, तो केवल 1 और 2 ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका जो है पहला कथन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। दक्षिण गोलार्ध में सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर आ जाते हैं। दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच होते हैं। क्या ये दोनों कथन सही है? दक्षिण गोलार्ध में सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर आ जाते हैं, ये कथन तो गलत है, ये कथन गलत है। और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच होता है, तो ये भी कथन गलत है। ठीक है। तापमान मध्यम होती है, इसलिए ये शीतोष्ण कहलाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, 2 और 3 सही नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोंगा द्वीप एवं मॉरिशस द्वीप जो एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, यह क्रमशः किस महासागर में स्थित है? टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप ये किस महासागर पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर पर स्थित है, ये वाला हो जाएगा सही। टोंगा द्वीप एवं मॉरिशस द्वीप कहाँ पे है? प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या जाता है? तो सबसे पहली बात ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, इसको जोड़ने वाले जो रेखा होते हैं ये देशांतर रेखा होते हैं, जो कि देशांतर रेखा इसमें से ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देशांतर यमोत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देशांतर यमोत्तर अर्धवृत्त होते हैं। सभी देशांतर यमोत्तर आपस में ध्रुवों पर मिलती है, सही बात है। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई एक समान होती है, ये बात भी सही है। और ये वाला देशांतर यमोत्तर अर्धवृत्त होते हैं, ये बात भी सही है। तो चलिए देखते हैं। ये देशांतर है और ये देशांतर का जो रेखा है ऐसे घूम घूम के ऐसे यहाँ आके ध्रुव पे आके मिल जाता है, तो ये सारे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, ग्रीनविच में स्थित है, तो सही है। ब्रिटिश राज की वेधशाला कहाँ है? ग्रीनविच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रमुख यमोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं।
प्रमुख यमनोत्तर 180 यमनोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। सही है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 पश्चिम यमनोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये सारे के सारे सही। तो ये सारे के सारे कथन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर किसके द्वारा ग्रिड बनी होती है? ग्लोब पर किसके द्वारा ग्रिड बनी होती है? अक्षांश, समानांतर रेखाओं, देशांतर यमनोत्तरों के द्वारा। तो ये दोनों सही है। तो ये वाला हो गया ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोब पर किसी भी स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो कैसे पता लगा सकते हैं? अक्षांश एवं देशांतर से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। असम में धुबरी किस अक्षांश एवं देशांतर पर स्थित है? तो किस अक्षांश देशांतर पर असम में धुबरी तो है? तो इसका हो जाएगा 26 डिग्री उत्तर अक्षांश, 90 डिग्री पूर्व देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति। ये तो बहुत अच्छी बात कही है, जो कि सही भी है। स्थानीय समय का अनुपात सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ये भी सही बात है, क्योंकि आप बचपन में स्कूल में कहीं भी परछाई से टाइम का पता लगाते होंगे। तो ये दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कितना नंबर कंप्लीट हो गया? 20 नंबर। अच्छा, एक और लाइन है इसमें। क्या? ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे उच्च बिंदु पर होगा, उस समय यमनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर संध्या होगी। क्या यह कथन सही है? ये तो जाहिर सी बात है गलत है। तो केवल 1 और 2 होगा। ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या कर रहा है? ग्रीनिच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। सही बात है। तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। तो ये भी सही है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। क्या ये सही है? तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। तो इस कथन सही है, कारण गलत है। ये वाला कारण गलत है, जो कि हमको लग भी रहा था। ये वाला कारण गलत है और ये सही है। ये राइट, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? ये तो कोई भी बता देगा। तो कितना समय लगता है? तो 4 मिनट समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनिच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। दोपहर के 1 बजेगा। 1 घंटे का अंतराल होता है। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजेंगे, उस समय 180 डिग्री पर होगा।
क्या 180 डिग्री पर होगा? ओ सॉरी, 180 डिग्री पर कब होगा, ये कहने का मतलब है जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर होगा, तो जाहिर सी बात है मध्य रात्रि हो। तो यहाँ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्थान पर जब सूर्य में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, अच्छा, दोपहर में उस समय घड़ी में बजते हैं, कितने बजते हैं घड़ी में? 12 बजते हैं। तो ऑप्शन बी। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में अंतर होगा 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट। भारत के मानक यमयोत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथन पर विचार कीजिए। भारत में 82 डिग्री पूरब को मानक यमयोत्तर माना गया है। इस यमयोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा जी? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूरब में स्थित है। ये सही बात है। यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये लाइन भी सही है। यहाँ का समय ग्रीनिच समय में 5 घंटा 30 मिनट पीछे नहीं आगे है। तो ये दोनों कथन सही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन बी 1 और 2, ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है, सही बात है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये भी सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से अध्याय 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। तो अब यहाँ से क्लास शुरू होगा अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जो कि सही है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी किधर चला गया? तो चलिए,
पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह 23.5 डिग्री के कारण बनती है। 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, सॉरी। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। क्या उसे कक्षीय समतल कहते हैं? पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। क्या ये कथन सही है? ऊपरी में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस कथन को हम फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये तो सही है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, लगभग गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जो कि अक्ष पर तो सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती है। तो ये भी लगभग सही ही है, तो इसका मतलब ये गलत है। चलिए आंसर देखते हैं इसका कौन सा सही है। ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए, ये वाला, सॉरी ये हम कहाँ आ गए, ये वाला, यानी ये गलत है। कौन सा पूछा है गलत है, तो यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग में दिन होता है? पृथ्वी का कौन सा भाग में दिन होता है? तो पृथ्वी का कौन सा भाग में? सूर्य से दूर वाले भाग में, सूर्य की ओर वाले भाग में। तो सूर्य की ओर जो होगा वही ना दिन होगा जी, तो ये सही है। प्रदीप्त वृत्त क्या है? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करे, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करे। तो ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे की समय लेती है, जो कि सही है। पृथ्वी की घूर्णन के समय काल पृथ्वी को दैनिक गति है, ये भी सही है। 1 और 2। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है? ऑप्शन बी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। दिन रात क्यों होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाली पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। सही बात है। पृथ्वी के दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस अवस्था में जीवन संभव नहीं है। तीनों कथन सही है, तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? तो ये आर्यभट्ट। ये तो जाहिर सी बात है, आर्यभट्ट है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य की चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 लगभग 366 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ये क्या बात हुई? क्या ये सही है? हाँ, ये बात भी सही है। यानी कि एग्जैक्ट 365 दिन में सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि 365 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1/4 भाग। तो ये दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लीप वर्ष के संदर्भ में विचार कीजिए। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। सही है।
प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 के बदले 28 दिन का होता है। प्रत्येक चौथे वर्ष, ये भी सही है। इस वर्ष 366 दिन होते हैं। कौन सा वर्ष? कौन कथन सही है? तो कथन सही कौन सा? 1 और 3। ये कथन सही है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 के बदले 28 दिन का होता है। नहीं, 28 के बदले 29 दिन का होता है ना, तो ये होगा ना, ये तो गलत हो गया। इस वर्ष में 366 दिन होता है और यही से 1 और 3 सही है, तो ये वाला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी किस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? दीर्घवृत्ताकार के पक्ष। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। सही है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यह भी सही है। ऋतुओं में परिवर्तन चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर, ये गलत है, चारों ओर कक्षा का परिक्रमण नहीं है, तो ये हो जाएगा 1, 2, ये दोनों केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि ये दोनों कथन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की उत्तर अयनांतर अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी होती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। ये सही है और ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। तो ये कथन सही है, ये कथन सही है, एक और सॉरी 1 और 2, ये कथन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पृथ्वी उत्तर अयनांत की अवस्था में होती है तो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? दक्षिण ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्या ये बात सही है? विषुवत रेखा में मकर रेखा के मध्य वाले भाग में 6 महीने तक लगातार रात रहती है। उत्तर ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार रात रहता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के दक्षिण अयनांत अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुकी होती है। ये तो बात बिल्कुल सही है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। ये बात भी सही है। दक्षिण गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात वाली ग्रीष्म होती है। ये बात भी सही है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन के ये अपोजिट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया में किस ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषुवत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन कहाँ गया? 17 नंबर का ये रहा। इस अवस्था में 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत के संदर्भ में निम्नलिखित इस अवस्था में 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, ये बात तो सही है, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुवी सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, ये बात भी सही है। इस अवस्था में पूरा पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, ये बात भी सही है, पूरा दिन और रात होता है। तो एक और केवल एक नहीं, केवल एक तीन नहीं, केवल तीन, केवल नहीं, समय तो सारा होगा जी। और दूसरा और इधर देखते हैं, 1 2 3 यहाँ पे दिया गया है 1 2 3, तो ये तीनों हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। सही बात है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, ये बात भी सही है, यानी ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी घूर्णन, क्या पृथ्वी घूर्णन कारण है? पृथ्वी का परिक्रमण, क्या ये कारण है? पृथ्वी के सूर्य से नजदीक होना, क्या ये कारण है? पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होना, क्या ये कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में थोड़ा झुका होना। झुके होने के कारण मौसम में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, और पृथ्वी का परिक्रमा, जो पृथ्वी ऐसे परिक्रमा करता है, वह कारण। और एक जगह घूर्णन, ये कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए अध्याय तीसरा भी समाप्त हो गया है और चौथा अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो आज वीडियो को यहीं रहने देते हैं, कल चौथा, पांचवा, छठा, कल तीनों अध्याय खत्म करके क्लास 6 का कहानी खत्म कर देंगे, तो उसके बाद क्लास 7 में आगे बढ़ेंगे। तो आज यहीं रहने देते हैं। तो कमेंट में अपना राय दें कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में जो भी गड़बड़ी या कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को हुआ होगा तो कमेंट करें। और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।